नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, दुर्गा उत्सव की अनुमति, झांकी भी लगा सकेंगे, कोरोना की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। शिवराज में कलेक्टर साहब, कलेक्टर ही कहलवाएंगे, कमलनाथ के समय नाम बदलने के लिए बनी कमेटी निरस्त। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की सूची। सड़क पर उतरे बेबस चालकों ने दी हड़ताल की चेतावनी, सरकार से आर्थिक मदद की मांग। बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोकगीत गायक पंडित देशराज पटेरिया का निधन, सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जताया शोक। राजधानी में कोरोना की रफ्तार बढ़ी, भोपाल में 229 नए केस सामने आए, संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार, अब तक 300 लोग जान गंवा चुके हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की 996 करोड़ की राशि को ऑनलाइन अंतरण पर प्रदेश के विभिन्न पंचायतों के सरपंचों से वीसी के माध्यम से विचार साझा किया गया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमारी कोशिश है कि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाए। पंच परमेश्वर योजना गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वरदान बन गई है। हमारे सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने पेयजल की व्यवस्था, सड़क, नाली निर्माण जैसे अनेक कार्य का गांवों का कायाकल्प कर दिया है। जब से ये सरकार बनी तब से लगातार हमारी कोशिश ये रही है ग्राम पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाए। 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत 1830 करोड़ रुपए पंचायतों के खाते में डाले। इसके बाद 996 करोड़ रुपए फिर डाले। आज फिर 996 करोड़ रुपया फिर पंचायती राज की संस्थाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये तय किया कि कुल प्राप्त राशि में से 85% ग्राम पंचायतों को मिलेगी, 10% जनपद पंचायतों को मिलेगी, 5% जिला पंचायतों के माध्यम से वितरण का प्रावधान है। कुल राशि का 50%, 50% अनाबद्ध राशि है और 50% आबद्ध मतलब डायरेक्ट ग्रांट है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को 3984 करोड़ रुपया लगभग आवंटित होंगे। अब पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत हम इस राशि को खर्च करते हैं। पंच परमेश्वर योजना वरदान बन गई है और इस राशि का उपयोग करके हमारे पंचायती राज्यों की जनप्रतिनिधियों ने, सरपंचों सहित उनकी टीम ने गांव की हालत बदल दी है। इस राशि से पेयजल की व्यवस्था, जल संरक्षण के काम, अन्य अधोसंरचना मतलब सड़क इत्यादि का निर्माण, सड़कें, नालियां, कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, प्रवासी जो श्रमिक थे उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण काम संपादित किए जा रहे हैं। जो हमारा अनटाइड फंड है उससे सीसी सड़क, पुलिया, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल, यात्री प्रतीक्षालय, एलईडी स्ट्रीट लाइट इत्यादि में इस राशि को खर्च किया जा रहा है।
आज फिर पंचायतों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना 2020-21 के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता हेतु 50% आबद्ध राशि रहेगी टाइड फंड, और टाइड फंड में सम्मिलित कार्यों को संपादित करने हेतु 996 करोड़ रुपए आज 5 तारीख को 5 सितंबर को हम जारी कर रहे हैं। इस राशि से पंचायतें सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पेयजल कूप, नल जल योजना संबंधी कार्य, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, गांव की साफ सफाई, विशेषकर जिन गांव में बाढ़ के पानी के कारण दिक्कतें बहुत हैं, सिल्ट जमी है और दिक्कतें हैं, तो वो साफ सफाई भी की जा सकेगी और जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी और भी अनेकों काम प्रारंभ किए जा सकेंगे। आज फिर 996 करोड़ रुपए की राशि खातों में आ रही है, उसका सही उपयोग कीजिए और पंचायती राज की भावना को ढंग से नीचे उतार के जनता की सेवा करके अपने गांव के, अपनी पंचायत के विकास के नित्य नए रिकॉर्ड रचिए। यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहन मोना कौरव है जी सर। ये सरकार बनी तब से लगातार हमारी कोशिश ये रही है ग्राम पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाए। 15 वित्त आयोग के अंतर्गत 1830 करोड़ रुपए पंचायतों के खाते में डाले। इसके बाद 996 करोड़ रुपए फिर डाले। आज फिर 996 करोड़ रुपया फिर पंचायती राज की संस्थाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये तय किया कि कुल प्राप्त राशि में से 85% ग्राम पंचायतों को मिलेगी, 10% जनपद पंचायतों को मिलेगी, 5% जिला पंचायतों के माध्यम से वितरण का प्रावधान है। कुल राशि का 50%, 50% अनाबद्ध राशि है और 50% आबद्ध मतलब टाइट ग्रांट है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को 3984 करोड़ रुपया लगभग आवंटित होंगे। अब पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत हम इस राशि को खर्च करते हैं। पंच परमेश्वर योजना वरदान बन गई है और इस राशि का उपयोग करके हमारे पंचायती राजों की जनप्रतिनिधियों ने, सरपंचों सहित उनकी टीम ने गांव की हालत बदल दी है। इस राशि से पेयजल की व्यवस्था, जल संरक्षण के काम, अन्य अधोसंरचना मतलब सड़क इत्यादि का निर्माण, सड़कें, नालियां, कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, प्रवासी जो श्रमिक थे उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण काम संपादित किए जा रहे हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के लिए दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ दिन पूर्व 7 तस्कर सहित 15 पिस्टल और 20 लाख की ब्राउन शुगर पकड़ी गई थी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को आज सूचना मिली कि शिवपुरी लिंक रोड पर शीतला माता मंदिर तिराहे पर एक युवक अवैध हथियारों की तस्करी करके बड़ी खेप लेकर के बस का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने दबिश दी और मौके से एक तस्कर जुबेर मंसूरी निवासी बेरहमपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से बैग मिला है जिसमें 12 पिस्टल, 4 जिंदा
राउंड बरामद किए गए। पकड़े गए तस्कर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह खरगोन से लाकर ग्वालियर व उसके आसपास बेचने के लिए आया था और प्रत्येक पिस्टल का वह 25,000 रुपए बेचता था। अब ग्वालियर चंबल संभाग की पुलिस को बड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद 16 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। पुलिस का यह कहना है कि पकड़े गए आरोपी से और गहन पूछताछ की जाएगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि इनका और कितना नेटवर्क सक्रिय है। ग्वालियर को एक आज बड़ी कामयाबी मिली है। 12 पिस्टल 4 राउंड बरामद किए हैं और एक आरोपी जुबेर खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार क्राइम ब्रांच अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चला रही है। उसी कड़ी में आज ये सफलता मिली है। CSP रत्नेश तोमर और उनकी क्राइम की टीम है, उसने ये आज सफलता हासिल की है। ये खरगोन साइड का रहने वाला है। एग्जैक्ट हो सकता है जो बता रहा है वो सही नहीं कह रहा हो, तो हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और उसके बारे में डिटेल, उसका आपराधिक रिकॉर्ड और ये कहाँ पे ये खपाने वाला था, कहाँ से लेके आया, इन तमाम सारी चीज़ों पे अनुसंधान कर रही है हमारी टीम। ग्वालियर में क्या पहले भी इसकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है? नहीं, ग्वालियर में अभी तक जो इसको अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तस्दीक करेंगे, पता करेंगे पहले कभी इसका आवागमन हुआ हो। 5 महीने से ज्यादा बंद रहने के बाद शहर में रेस्टोरेंट, बार, होटल खोले जाने लगे हैं। रेस्टोरेंट, बार को जहां अपनी क्षमता से आधे यानी 50% ग्राहकों को ही सर्विस देने बैठाने की अनुमति है, वहीं होटल्स, लॉन्ज अपने कमरे के अनुसार पूरे 100% ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। इन सभी को कोविड-19 के बनाए गए नियम SOP का पालन करना आवश्यक है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट पहले ही नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ग्राहकों को पास बैठाया गया, स्टाफ बिना मास्क के नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट चालक विशाल मालवीय का कहना है कि अगर 20 लोगों की हमारे यहाँ कैपेसिटी है तो हम 15 को ही खिला रहे हैं। फिलहाल धंधा बहुत मंदा हो चुका है और खर्च ज्यादा है। ट्रेनों और अंतर्राष्ट्रीय बसों के शुरू होने पर धंधा बढ़ने की संभावना है। इधर इंदौर की लाइफलाइन कही जाने वाली आई बस का भी संचालन आज से शुरू हो चुका है। आई बस नगर निगम संचालित करती है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने मीडिया से कहा कि आई बस में बैठने से पहले मास्क लगाना आवश्यक है। वहीं हर ट्रिप पर बस को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बस में यात्रियों की क्षमता सीट अनुसार रहेगी। हालांकि आज बस में सफर करने वाले लोगों की तादाद कम ही दिखी। बाहर की पब्लिक कम आ रही है, इस वजह से बिजनेस कम था। अभी आज नीट की एग्जाम चल रही है तो 50,000 राजस्थान के बच्चे आए हैं, तो हिसाब से अभी सरवट बस स्टैंड पे बिजनेस अच्छा है। हम देखते हैं कि 11 तारीख को बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद किस तरह का बिजनेस रहता है। बस ट्रेनें यदि चालू होती है तो बिजनेस में थोड़ी ग्रोथ होगी। आज से अपने सिटी बस की बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हुआ है। इसमें बेसिकली जितना अपना BRTS कॉरिडोर पे चलने वाली बसेस और जो इंटरसिटी बसेस हैं, खासकर इंदौर भोपाल का जो रूट है उस पर बसेस शुरू हुए हैं। चूँकि आज पहला दिन है तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनाने में और बसेस भी आगे चालू होंगी। मेन जो ध्यान रखा गया है वो इन बसेस में कि हर ट्रिप के बाद बसेस सैनिटाइज हों। बसेस में जहाँ लोगों का टच रहता है या लोग जिनको चाहे वो बसेस के हैंडल्स हों या फिर रोड्स हों, उन सभी को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। MP में उपचुनाव को देखते हुए सियासी उतार चढ़ाव जारी है। कुल मिलाकर 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें। इसी में एक सीट है डबरा की, जहां से मंत्री इमरती देवी आती हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सीट पर जंग जीतना आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस अभी तक मंथन जारी कर रही है। इस उम्मीदवार को मैदान में किसको उतारा जाए, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कुछ सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार लगभग तय है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर मंथन जारी है। बात करें करेरा, सुमावली और डबरा की, तो यहाँ पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करने में अभी भी मंथन कर रही है। बात करें डबरा की, ये इस उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है।
जिसे हथियाने में कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि अगले 3 चुनाव की बात करें तो डबरा विधानसभा पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा? बात करें जातिगत समीकरणों की तो SC/ST वोटरों की संख्या अधिक है। हर बार की तरह डबरा विधानसभा सीट में SC/ST वर्ग के मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिसमें जाटव समाज सबसे अधिक है। इसलिए बीजेपी की ओर से मंत्री इमरती देवी ही इसी समाज से आती है। इसलिए कांग्रेस में जातिगत समीकरणों को देखते हुए अभी भी उम्मीदवार तय करने में मंथन चल रहा है। जातिगत समीकरण, कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2,28,000 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 1,20,000, महिला मतदाताओं की संख्या 1,08,000, SC/ST वर्ग के लगभग 68,000 मतदाता हैं। कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इसके लिए बाकायदा रणनीति भी बनाई जा रही है कि जातिगत वोटिंग समीकरण को देखते हुए किसको मैदान में उतारा जाए। अब देखना यही होगा, क्या कांग्रेस जातिगत समीकरणों को देखते हुए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यही है कि क्या कांग्रेस अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका देगी या फिर उन्हें छोड़कर नए जुड़े कार्यकर्ताओं को अपना उम्मीदवार बनाएगी। और यदि नए कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाए तो कांग्रेस के लिए चुनौती भरा निर्णय है, क्योंकि पार्टी में इसका विरोध हो सकता है। और यदि विरोध होगा तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मनाने का प्रयास करेगी, ये तो आने वाला उपचुनाव ही बताएगा। के न्यूज के लिए डबरा से राजेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर ग्यारसपुर से, जहां पर 4 माह से अधिक लंबे अंतराल के बाद आज ग्यारसपुर में यात्री बसों का आवागमन प्रारंभ हो चुका है, जिससे ड्राइवर, टिकट, कंडक्टर, क्लीनर के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक का टैक्स माफ कर दिया है, जिसके चलते आज से यात्रियों में बस चलना प्रारंभ हो चुकी है। यात्रियों के लिए आवागमन की सुविधा अब सुलभ होती जा रही है। खबर ग्यारसपुर से, जहां पर सुनील जैन LIC अभियंता एवं जनरल स्टोर व्यापारी की घर वापसी पर बेटी और मां ने स्वागत किया। आपको बताते चले कि कोरोना योद्धा बनकर लौटने पर ढोल, थाली, ताली बजा करके भव्य अगुवाई की गई। वहीं परिजनों ने फूलों की रंगोली बनाकर घर को आकर्षक ढंग से सजाया था। आरती उतार करके उनका स्वागत किया गया। 25 अगस्त को ग्यारसपुर का पहले सबसे बड़ी बात यह कि अस्पताल में घर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। कोरोना योद्धा ने सभी को संदेश देते हुए कहा कि सावधानी ही इस बीमारी से बचाव है, डरना नहीं, मुकाबला करना है। हैदरगढ़ की ब्रांच को ग्यारसपुर स्थानांतरित किया जा रहा है, जबकि हैदरगढ़ क्षेत्र के आसपास 84 गांव का क्षेत्र है और अन्य कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अगर ये बैंक ग्यारसपुर स्थानांतरण हो जाती तो लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं लिहाजा बैंक में लोगों के KCC खाते, बचत खाते, करंट खाते, निराश्रित पेंशन खाते एवं क्षेत्र के आम व्यक्तियों जिन्होंने बैंक से लेन देन किया है, उनको लेन देन करने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है और अब हैदरगढ़ में भी बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से ब्रांच है। हैदरगढ़ के 84 ग्रामों के उपभोक्ताओं की मांग है कि उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए ब्रांच हैदरगढ़ में ही संचालित रहने दे। जिस तरह से कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कोरोना काल में, हम जो है वैसी रैली कर नहीं सकते यार, जो है रूबरू कार्यकर्ता के रूबरू होने का एक तरीका है कि हम वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ता से जुड़ें और ये कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनना और इस तरह से कार्यकर्ता तक अपनी बात पहुंचाना, कार्यकर्ता को रिचार्ज करना, कार्यकर्ता के अंदर जोश भरना, ये इस रैली का मकसद है। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां पर सोयाबीन की फसल पीले मोचा के कारण खराब हो चुकी है और कई फसलों पर सोयाबीन फली नहीं आने से किसान और भी चिंतित हो चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र के अतिवृष्टि और पीले मोचक के कारण अधिकांश गांव की फसलें नष्ट हो चुकी हैं और किसानों ने सोयाबीन बोई
उस पर फलियां ही नहीं लगी हैं। इस कारण कई किसानों ने अपने खेत पर खड़ी सोयाबीन की फसल को काट दिया। पिपलौदा तहसील की बात की जाए तो किसान खड़ी सोयाबीन को काटने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं रानी गांव के किसान सुनील राठौर ने बताया कि मेरे खेत पर 6 बीघा की सोयाबीन है, फसल बोई थी पर फसल पर फलियां ही नहीं लगी, जिसके कारण मुझे अपने खेत की सोयाबीन को काटना पड़ रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार अभी तक खेत पर देखने भी नहीं आया, जिससे परेशान हालत में अनुविभागीय अधिकारी को फसलों का सर्वे करके मुआवजा देने के लिए ज्ञापन दिया गया है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। ऐसे में अपने पितरों का तर्पण और काग यानी कौवों को भोजन कराने का विधान होता है। और विदिशा का मुक्तिधाम न केवल प्रदेश में बल्कि देश में इकलौता ऐसा काग उद्यान है जहां पर प्रतिदिन कौवों को भोजन करवाया जाता है। शहर की सामाजिक एवं पर्यावरण के लिए समर्पित संस्था मुक्तिधाम सेवा समिति ने विभिन्न प्रजाति के पंछियों के साथ विलुप्त होते जा रहे कौवों को बचाने के लिए एक अभियान की मोर्च रूप दिया था। आपको बता दें कि इसके तहत यहां पर वर्ष 2014 से काग उद्यान को तैयार किया गया। ये देश का इकलौता काग उद्यान है जहां पर बड़ी संख्या में प्रतिदिन कौवों को भोजन करवाया जाता है। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। और आप लोगों ने जैसा देखा है कि विदिशा का मुक्तिधाम हरतमय मुक्तिधाम है, पर्यावरण के लिए एक संदेश देने वाला मुक्तिधाम है। और सबसे बड़ी खासियत इस मुक्तिधाम की यह है कि यहाँ काग उद्यान है। मेरे जन्मदिन पे 2014 को इसको हमने तैयार किया था कि मन में था कि पक्षी आते हैं मगर काग जो पितृपक्ष में बहुत अनिवार्य है और सनातनी परंपरा में बहुत अनिवार्य होता है काग, जिनको हम पूजते भी हैं और एक रूप मानते हैं कि पितरों का रूप मानते हैं। तो मन में था तो 2014 में हमने बाकायदा इसको जन्मदिन के दिन हमने इसको तैयार किया काग उद्यान में। आज ये स्थिति है, किसी की वैवाहिक वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो, कोई पुण्यतिथियां भी हों, सारे लोग आके वहां भोजन कराते हैं। और एक और खुशी की बात है कि देश के ख्यातिनाम जो पर्यावरणविद हैं, जल पुरुष हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित है। मंडला जानवरों का अनाज जनता को खिला रही है, भाजपा सरकार का ऐसा कहना है। निवास के घटिया कांग्रेस विधायक का बता दे, कोरोना संकट काल में गरीबों को बांटे गए घटिया अनाज के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मैदान में आकर जोरदार विरोध किया। जिले में गरीबों को बांटे गए अनाज की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि निम्न है कि इसे जानवरों को नहीं खिलाया जा सकता। ये हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार की जांच कमेटी खुद ये कह रही है। अभी तक एक गोदाम की जांच हुई, यदि जिले के सभी गोदामों की जांच हो जाए तो हर गोदाम से घटिया अनाज ही निकलेगा। इस हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव संजय सिंह परिहार व निवास विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले की उपस्थिति में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एन राकेश तिवारी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर टीम गठन करके जिले के सभी गोदामों में भंडारित अनाज की जांच की मांग करी जा रही है। कल शाम में हमें भारत सरकार की जो टीम यहाँ पर आई थी उनके माध्यम से यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेयरहाउस में वहाँ के जो हमारे 10 सैंपल गए थे वो अमानक पाए जाने का हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने भी यहाँ पे जो हमारी टीम है उनको वहाँ पर रवाना किया था। प्रमा फेसाई वहाँ पे जो क्वालिटी थी उसमें ऑब्वियसली वो FAQ लेवल की नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा एक मामला आया है। कृषि भवन दिल्ली से प्रिंसिपल सेक्रेटरी खाद्य और नागरिक आपूर्ति के नाम से एक पत्र आया है, जिसमें पिछले दिनों कोविड के जो पेशेंट को जो खाद्यान्न सप्लाई हुआ था उस संबंध में जब ये पता चला कि घटिया क्वालिटी की जो चावल की सप्लाई हुआ है, तो केंद्र की एक टीम आई थी जो कि मंडला और बालाघाट में 32 सैंपल लिए थे, जिसमें से मंडला से लगा हुआ कटंगी से 10 सैंपल लिए थे। तो इसी प्रकार से जो सैंपल लिए 32 सैंपल लिए वो खाने योग्य नहीं है, सीधे तौर पे उस पत्र में लिखा है।
विदिशा के सिरोंज में बनाए गए कोविड सेंटर में जिम्मेदारों की लापरवाही को लेकर अब कांग्रेस मैदान में। ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिरोंज एसडीएम को एक आवेदन सौंपा। वहीं जिम्मेदारों पर आरोप लगाए गए हैं कि कोविड सेंटर में इलाज के लिए मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मरीजों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि खाना और पानी भी सही से नहीं मिल रहा, साथ ही साथ खाने में इल्लियां एवं नाश्ते में चींटियां निकल रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कोविड सेंटर में इलाज के लिए आप मरीजों को खाना नहीं मिलने के कारण परिजनों के द्वारा खाना पहुंचाया जाता है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और सूत्रों की माने तो दोषियों पर राजनीतिक संरक्षण होने के कारण दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। बात करते हैं तो बदतमीजी से उसको दबा देते हैं, वीडियो को डिलीट करा देते हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस पर विशेष ध्यान दे रहा है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। वो कोविड का आदमी परेशान हो रहा है। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह माननीय एसडीएम साहब के आके बोलने आए। हमारे पास वहाँ के वो लोग आए थे, बेचारे जो कोविड के मरीजन हैं उनको भगा देते हैं, वो लोग आए थे आज। मंडला के बिछिया वर्तमान में समय से यूरिया खाद की मांग चरम पर है, लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही है। किसान यहां से वहां भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा निर्धारित रेट के बावजूद यूरिया के रेट प्राइवेट दुकानदारों ने अनाप शनाप बढ़ा करके रखे हैं। कृषकों द्वारा इसकी शिकायत कृषि विभाग के सहायक संचालक के पास की गई थी। इसी सूचना के आधार पर मंडला जिले के कृषि विभाग ने टीम बनाकर छापेमारी करी, जिसमें भारी मात्रा में बिना लाइसेंस बेची जा रही खाद, यूरिया, धान बीज, केमिकल युक्त दवाइयां आदि जब्त करी गई। हिसाब से अवैध रूप से बेचा जा रहा है। उस आधार पर हमने पहले बिछिया पहुंचे, जिसमें संदेश अग्रवाल जी के यहाँ किराना दुकान है। वहां आकर के देखे तो यूरिया खाद, डीएपी, एसएसपी और कुछ है तो खरपतवार नाशी थे। उसको जब्ती बना करके सहकारी समिति बिछिया में रखवा दिया गया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।